चीज जो मैं आपको बार बार कहती हूँ, अभी फिलहाल के लिए कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एनसीईआरटी एट द मैक्सिमम एग्जाम्पलर, और अगर कुछ फिर भी लगता है फॉलो करना है, डोंट लिसन टू एनीबडी आउटसाइड। सच में कह रही हूँ एक्सपीरियंस से, किसी को मत सुनो। कोई कुछ बुक फॉलो कर रहा है, कोई कुछ बुक फॉलो कर रहा है, मत करो। अपने माइंड को क्लटर मत करना। आपके पास एक सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। डोंट फोकस ब्लाइंडली ऑन वो टीचर ने कहा है आदि शर्मा कर लो, वो कहा है ये कर लो। आदि शर्मा नहीं होगी, सब होगा। गिव मी 1 मंथ, अप्रैल के बाद जितनी मर्जी बुक खरीदना। हाँ, मैंने कल बच्चों को बताया था ऑनलाइन में भी कि अगर खरीदनी है तो सिर्फ एक ही बुक खरीद। शिवदास की है, पता नहीं यहाँ मिलती है या ऑनलाइन आपको मंगवानी पड़ेगी, मुझे याद नहीं मैंने कहाँ मंगवाई थी, है कहाँ से मंगवाया था। बट आई रिकमेंड दिस बुक। एक तो ये 10 years है, सारे क्वेश्चन बोर्ड के ही है इसमें, ठीक है। सो यू गेट कंफर्टेबल कि बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। केस स्टडीज भी है, एजर्शन रीजनिंग भी है, सब कुछ है, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज किया होगा। दूसरी चीज जो है इसमें, वो सेग्रीगेशन जैसे मैं करना चाहती थी वैसे ही है, कि अगर एक टॉपिक के क्वेश्चन, जैसे 9th में भी मैं एक टॉपिक के क्वेश्चन सारे इकट्ठे रहती थी ना, वैसा ही इसमें भी है। सो यू कैन फोकस ऑन दिस बुक, बट कम से कम 15 दिन दो, उसके बाद स्टार्ट कर। अभी 15 दिन अपनी एनसीईआरटी ही करना है, उसके बाद ये चैप्टर उठाना है। आपको लगेगा नहीं कि आप किसी और से पढ़ रहे हो, जो यहाँ की चीजें हैं वो सब आपने की होंगी, ठीक है। गेट कंफर्टेबल। जब आपको आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस याद हो जाए ना कि ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तब आप किसी और बुक पे मूव कर सकते हैं। समझ में आया? और अगर उसके आंसर्स भी याद हो जाते हैं ना, तब पता लगता है कि प्रिपरेशन अच्छी हो गई, तब कुछ भी करवा लो सब। तब आपको कोई भी एक्स्ट्रा बुक की जरूरत ही नहीं रहेगी। जितना मैं काम करवा रही हूँ उसी को बार बार प्रैक्टिस करना है। मैं बार बार कहूंगी, 1 क्वेश्चन 100 टाइम्स, 1 सेम क्वेश्चन 100 टाइम्स, यू विल बी परफेक्ट, ठीक है। तो कभी भी कहा जाए ना, किसी की बात मत सुनना। आपके आसपास वाले बच्चे, नो डाउट दे वुड बी डूइंग सम, देयर आर सम स्टूडेंट्स जो कुछ ज्यादा करते ही है, कि ये पढ़ लिया, वो बुक भी सॉल्व कर ली, इधर भी कर ली। फिलहाल के लिए प्रेशर मत लेना। अगर आप ले सकते हो, एक्स्ट्रा बुक पढ़ सकते हो तो जरूर पढ़ो, लेकिन उसके बाद कंफ्यूज होना, फिर ये नहीं, गलतियां करनी कैलकुलेशंस में। अभी 1-2 महीने फोकस करना कि मैं जो सॉल्व कर रही हूँ ना, मेरी कैलकुलेशंस बिल्कुल सही हो रही इस चीज पर, ठीक है। अच्छा, और ये नहीं सोचना कि ये पिछले एनसीईआरटी पिछले बोर्ड पेपर में आ गया था तो दोबारा नहीं आएगा। बोर्ड पेपर ने ही पिछले साल वाला क्वेश्चन भी फिर से एक बार डाल दिया, ठीक है। आपके ट्राइंगल चैप्टर का एक क्वेश्चन विच आई आल्सो प्राउडली सेड कि मुझे भी कम चांसेस थे, मैंने कहा पिछले साल आया तो दोबारा नहीं डालेंगे, पर उन्होंने डाला। सेम टू सेम क्वेश्चन, ऑप्शन में ऑफ कोर्स और करके दे दिया था, बट वो भी एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.3 फोर्थ पार्ट। Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. तो इसमें जो दो एट्रीब्यूट्स हैं वो कौन से हैं? 50 और 100 नोट्स, है ना। ऐसा कुछ क्वेश्चन ना 8th में भी किया होगा लीनियर इक्वेशंस में, याद है कि नहीं है? 8th की बुक खोलना, उसमें थे ये क्वेश्चन। सो लेट द, वरना मैं करवा दूंगी, नंबर ऑफ ₹50 पहले दिया हुआ ना, तो ₹50 नोट्स, उसको क्या लेंगे हम? x। हम नंबर ऑफ नोट्स को, जैसे अगर मैं कहूँ मेरे पास 50 के 6 नोट है, तो कितनी मनी है मेरे पास? 6x, तो ठीक है। 50 के 6 नोट्स है, सो हाउ मच मनी डू आई हैव? मैं जनरल पूछ रही हूँ, 50 रुपीज के आई हैव 6 नोट्स, तो हाउ मच मनी डू आई हैव? बात समझ में आई? ये डिनोमिनेशन है, ये नंबर ऑफ नोट्स है, लेकिन इनसे करेंसी कितनी बनी वो क्या है? 300, ठीक है। जैसे मैं कहूँ मेरे पास 500 के 7 नोट्स हैं, तो हाउ मेनी मनी डू आई हैव? 3500। अब मैं कैरी तो 7 नोट्स कर रही हूँ, मतलब 7 पेपर्स कैरी कर रही हूँ मैं, उनकी वर्थ जो है वो 3500 है। और अगर यही मैं 20 रुपीज के 7 नोट्स लेती हूँ तो हाउ मेनी मनी डू आई हैव? बात समझ में आ गई? तो जो हम बात करते हैं मॉनेटरी वैल्यू, दैट इज द वर्थ ऑफ दैट करेंसी, ठीक है ना। दैट इज वर्थ। जैसे कि अगर कोई गोल्ड की चीज लेते हैं तो आपको लगता है छोटी सी चीज है, हम क्या करते हैं, कितनी सी चीज नहीं है, इसमें इतने पैसे लगे हैं, उसकी वर्थ बताते हैं। तो करेंसी के आपके पास 6 पेपर है, एक करेंसी जिस पे लिखा हुआ है, जिसको सर्टिफाई किया हुआ है, वो आपके पास 6 पेपर्स है उसके, तो उसकी वर्थ कितनी है? समझ में आ गई बात जो मैं कह रही हूँ? तो जो मैं यहाँ पर ले रही हूँ दैट इज नंबर ऑफ करेंसी नोट्स। तो ऐसे ही लेट द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स कितने हो गए? 1। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
पहली स्टेटमेंट क्या बनेगी? कितने नोट्स है उसके पास? मतलब अगर मैं ब्लाइंड फोल्ड करके आपको एक करेंसी दे दूं, प्रोवाइडेड कि नहीं हमें ब्लाइंड फोल्ड में भी हमें समझना आता है कि कैसे वो करेंसी को हम समझेंगे बेस्ड ऑन साइज एंड ऑल, आपको सिर्फ ब्लाइंड फोल्ड करके करेंसी के पेपर्स काउंट करने हैं, ठीक है? सो वी आर इंडिफरेंट टू 2000, 1000, 100, 500, आपके कुछ फर्क नहीं है, तो आप मुझे ब्लाइंडली अगर काउंट करके दोगे तो वो है 25 नोट्स। 50 के और 100 के नोट्स को मिलाकर करेंसी वैल्यू कितनी बन रही है? 2000। करेंसी कितनी बन रही है? 2000। तो ये 2000 रुपीज को हम कैसे शो करेंगे? बस अगर ये स्टेटमेंट बनानी आ गई ना आपको, आप मान लो आपने सॉल्व तो कर ही लेना है, क्योंकि एंड तक आते हुए मैं बोर्ड पेपर टारगेट करती हूँ, मैं आपके सितंबर में टेस्ट या सितंबर टेस्ट टारगेट नहीं रखती हूँ। अगर आपको ये अभी स्टेज पर इक्वेशन से स्टेटमेंट से इक्वेशन फॉर्म करनी आ गई ना बेटा, है ना, तो आप मान लेना बोर्ड पेपर तो सॉल्व कर ही लोगे, इतनी प्रैक्टिस तुम कर ही लेते हो लगातार अगर आ रहे हो, प्रोवाइडेड कि घर जाके भी पढ़ रहे हो, होमवर्क सब कर रहे हो, उसके हिसाब से कि आप ये क्वेश्चन गलत नहीं करो, कि इसकी सॉल्विंग में गलती होगी, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, वो हो गई तो ठीक है, बट चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अच्छा 50 से मल्टीप्लाई करें कि 100 से? मैं 100 से करूँ, क्योंकि 25 को 50 से मुझे सोचना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे कुछ भी नहीं सोचना, ठीक है? दैट इज माई पर्सनल प्रेफरेंस, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने फर्स्ट इक्वेशन को 100 से किया, ठीक है? मैं किसी को बेटर नहीं कहूंगी कि 100 से क्यों किया, 50 से क्यों किया, वो पर्सनल प्रेफरेंस हो, ठीक है? मैं बातें करते करते काम कर रही हूँ इसीलिए। हाँ वो भी कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 10, पुटिंग x इक्वल टू 10, तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। सो देयरफॉर नंबर ऑफ ₹50 notes is 10, number of ₹100 notes is 50। समझ में आ गया? अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पर। A lending library has a fixed charge for first 3 days, additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days. Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. तो इसमें दो एट्रीब्यूट्स क्या है? Let the fixed charge is equal to ₹x. Let the charges, additional charge per day, तो वो ले लिया ₹y। अब बस स्टेटमेंट फॉर्म करनी है, ये नहीं कि सूजी पेड, नंबर ऑफ डेज सरिता केप्ट, ठीक है? अब हमारी स्टेटमेंट पहली वाले की सरिता, अश्वित बताओ क्या बनेगी? सरिता ने बुक रखी है 7 डेज के लिए, x प्लस y इक्वल टू 27 कैसे? ये पर डे के चार्जेस है, तो सरिता ने कितने डेज एक्स्ट्रा रखी है? 7, है ना? और जो फिक्स चार्ज है वो कितने डेज के लिए है? 3 डेज के लिए, कि अगर 3 दिन के बाद फिक्स चार्ज है ₹x, नाउ दिस इज फॉर 3 डेज, कि अगर आपकी मान लो मैंने कहा कि मेरी 1 मार्च थी रिटर्निंग डेट, मुझे जाकर लाइब्रेरी को 1 मार्च को रिटर्न करना है, तो अगर मैं 1 मार्च को रिटर्न नहीं करती हूँ तो 4 मार्च तक कभी भी रिटर्न करूंगी तो मुझे x रुपीज देना होगा, और 4 मार्च के बाद जितने डेज एक्स्ट्रा रख रही हूँ तो y पर डे मुझे देना है, ठीक है? तो उसने 3 दिन के लिए जो चार्ज दिया वो रखा है फिक्स चार्ज, वो ₹x है। नाउ इफ सरिता हैज केप्ट अ बुक फॉर 7 डेज, तो पहले 3 दिन तो उसको
कुछ नहीं लगेगा। कितने दिन बच गए? 4। तो 4y कितना हो जाएगा? इक्वल टू 27। अब मुझे बता नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी? plus 2y is equal to 21. x प्लस क्या बोला? x प्लस 3 क्यों बोला था? 3x क्यों बोला था? x प्लस 2y इक्वल टू 21। ठीक है बेटा, सहज आपका भी ठीक है। अब तो ये डायरेक्टली हमारी एलिमिनेशन से सॉल्व होने वाला है। ये खत्म हो गया। 2y is 6, y is ₹3, putting y equal to ₹3, so you have x as 15. क्लियर हो गया? अब लिखोगे ओल्ड एनसीईआरटी, हेडिंग बनाओगे ओल्ड एनसीईआरटी करके। ठीक है, पहले वो क्वेश्चंस करवा दो जो पिछली वाली एनसीईआरटी में थे और जरूरी थे जो करने। चलो पहले लिखो। For which values of p does the pair of equations has unique solution? तो दोबारा से हम उन चीजों में आ रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एंड तीसरा कौन सा था? नो सॉल्यूशन। ठीक है, 3 तरह के सॉल्यूशंस रीड किए थे हमने, सभी किए थे हमने। अब इसके बाद ना, अब क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास पता है, मुझे अगर स्टेटमेंट दी होगी, इक्वेशन दी होगी, तो कौन कौन से सॉल्यूशंस मैं निकाल सकती हूँ रेशियो देखकर। अब यहाँ पर क्वेश्चन किस टाइप का बन जाता है? दैट यू आर गिवन 2 पेयर ऑफ इक्वेशंस, उसमें कुछ एक चीज मिसिंग है, या तो वो x का कोएफिशिएंट होगा या y का कोएफिशिएंट होगा या फिर वो कांस्टेंट टर्म होगी। तो उसने कहा है कि आपको मैंने ये स्टेटमेंट दे दी, 2 इक्वेशंस दे दी, मुझे इन दोनों इक्वेशंस में यूनिक सॉल्यूशन चाहिए। तो उसके लिए एक मिसिंग हमारा नंबर है, कोएफिशिएंट है, वो है y का फर्स्ट इक्वेशन में। तो उसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं? समझ में आ गया? ठीक है, व्हाट वैल्यूज ऑफ p की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हमें पता है कि पहले यूनिक सॉल्यूशन जब होता है तो कंडीशन क्या होती है? फॉर यूनिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन समझ में आ गया? आपको पहले इक्वेशंस दी होती थी, आप बताते थे कि यूनिक है, नो है या इनफाइनाइटली मेनी है। अब आपको बता दिया कि इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन है, तो उसके हिसाब से वैल्यू बताओ क्या होगी। तो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है? a1 by a2 not equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2। अब आप बताओगे इन दोनों इक्वेशंस में a1 a2 क्या है? 4/2 should not be equal to p/2 should not be equal to 8/2। तो इसके हिसाब से मैंने कहा था इन दोनों को हम चेक करेंगे, इनका एक ग्रुप बना लेंगे। 4/2 should not be equal to p/2, ये कैंसिल हो गया। तो इससे मेरे पास स्टेटमेंट क्या आती है? p should not be equal to 4। कि यूनिक सॉल्यूशन रहे उसके लिए p जो है वो 4 नहीं होना चाहिए, 4 के अलावा 4.1 भी रख लो,
the given equations will give you a unique solution. So this is also an answer कि p should not be equal to 4. उसके अलावा बाकी सब नंबर है. समझ में आ गया? तो इस तरह के क्वेश्चंस एमसीक्यू में भी आते हैं और फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन भी आता है. समझ में आ गया? इसको करो सॉल्व, इसको लिख लो. ये आपकी एनसीईआरटी पुरानी वाली में था और ऐसे ही अब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी. और यूजुअली आता है नो सॉल्यूशन का, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का. मैम ऐसे तो p is not equal to 8 भी आंसर आ सकता है. हाँ, p नॉट इक्वल टू 8 पर बेटा जरूरी चीज उसके लिए क्या है? p शुड नॉट बी इक्वल टू 4. p को 8 के इक्वल ना भी रखो, अगर रखते हैं तो ये जो कंडीशन है ना, इसके साथ वो इक्वल नहीं होनी चाहिए रेशियो. अब b1 c2 की c1 की रेशियो इक्वल हो सकती है, लेकिन इन दोनों की बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है? अगर आप यहाँ पर 4x प्लस 8y प्लस 8 रखते हो और यहाँ पर 2x प्लस 2y प्लस 2 रखते हो, तो क्या बन जाता है? ये होना चाहिए, लिख लो. ठीक है? इट शुड नॉट बी इक्वल टू 8 एज वेल. ठीक है, इसमें हम काउंट करेंगे, क्योंकि फिर क्या बन जाता है इस केस में? यूनिक सॉल्यूशन आ गया? नहीं आया? आ जाएगा. आएगा कि नहीं आएगा? चलो करो इसको, समझो बात को. ये है पहला क्या था? 4x प्लस 8y प्लस 8 इक्वल टू 0. और दूसरा क्या था? 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, है ना? अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया हमने, तो क्या बन जाएगा? ये 4x प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 8y प्लस 8 इक्वल टू 0. सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं? तो 8 ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की? तो p की वैल्यू 8 अगर मैं हटा देती हूँ कि नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा कुछ है? ठीक है, तो p कैन बी इक्वल टू 8. वो इसलिए क्योंकि जरूरी चीज क्या है कि a1 बाय a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 बाय b2. यूनिक सॉल्यूशन में, ठीक है, a1 बाय a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 बाय b2, बट b1 बाय b2 कैन बी इक्वल टू c1 बाय c2 और a1 बाय a2 कैन बी इक्वल टू c1 बाय. ठीक है, एक चीज और ऑब्जर्व करेंगे जो हम. इतना क्लियर हो गया? लिख लिया सबने ये? अभी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी, अभी स्टार्टिंग है, एक दिन में नहीं समझ में आएगा, पर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस करने के बाद यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या समझा रही हूँ आपको. अब मुझे बताओ, ये मैंने आपको यहाँ पर वैल्यू दी, क्या इस पेयर ऑफ इक्वेशंस का p की वैल्यू नहीं निकालनी है, p की वैल्यू के अंदर कुछ भी रख लो, क्या इन दोनों इक्वेशंस का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं? हो जाएगा. फिर से देखो, इनफाइनाइटली के लिए कंडीशन क्या होती है? a1 by a2 should be equal to b1 by b2 should be equal to c1 by c2. ठीक है, a1 by a2 क्या है? 4 by 2. इसको तो मैं कोई भी वैल्यू असाइन कर दूंगी, मुझे पता है p को, लेकिन c1 क्या है और c2 क्या है? ये रेशो क्या बनती है और ये रेशो क्या बनती है? कुछ भी कर लो, इन दो इक्वेशंस का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस नहीं हो सकता. बात समझ में आ गई? इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है, नो सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है, पर किसी भी p की वैल्यू के लिए ये इनफाइनाइटली दे ही नहीं सकता. बात क्लियर हो गई? राइट, ऐसा ही क्वेश्चन पेपर की वो एग्जाम्पलर में भी है. क्लियर हो गया इतना? एमसीक्यू में. बात समझ में आ गई ना? तो इसीलिए सहज यूनिक सॉल्यूशन में वी कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज टू रेशियोज. इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो कि अगर आप इन दोनों को सेम भी कर दोगे, तब भी इन दोनों पे ही डिपेंड करेगा यूनिक होता या नहीं होता. ठीक है, ओके. चलो नेक्स्ट लिखो. यूनिक सॉल्यूशन का ही आपने करना है. ax प्लस 2y
equal to 5, 3x plus y equal to 1. X minus 2y equal to 3, 3x plus ky equal to 1. You have to find value of k to give a unique solution. यहाँ पर क्या करेंगे? a1 by a2 should not, पहले आपने लिखना है for unique solution. a1 by a2 क्लास में करवाए ऐसे क्वेश्चन? नहीं करवाया. a1 by a2 should not be equal to b1 by b2 should not be equal to c1 by c2. तो पहली रेशो क्या बन जाएगी? k upon 3. दूसरी रेशो क्या हो जाएगी? 2 upon 1. तीसरी रेशो क्या होगी? Not equal. तो k should not be equal to k should not be equal to 6. अगर आप k should not be equal to 15 कर भी लेते हो तो 15 से तो यूनिक सॉल्यूशन आ सकता है. k नॉट इक्वल टू 15 होल्ड नहीं करेगा क्योंकि उससे यूनिक सॉल्यूशन आता है. ठीक है, तो यूनिक में ना हम इन दोनों पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं. अब ऐसे यहां पर ये लाइन लिखनी है पहले हमेशा प्रेजेंटेशन में. यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम क्या सर्च कर रहे हैं कि रेशियो ऑफ a1 by a2, b1 b2 एंड c1 by c2 शुड नॉट बी इक्वल. तो a1 by a2 इसमें क्या बन जाता है? 1 upon 3 should not be equal to b1 क्या है? minus 2 by 1 by k, sorry, should not be equal to 3 upon 1. तो यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को, जहां पे वेरिएबल है क्या आ जाएगा? k should not be equal to. ठीक है ना? क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया सबको ये? ठीक है, अब ऐसे ही नो सॉल्यूशन वाले करवाती हूँ. अब हमें चाहिए नो सॉल्यूशन. हेडिंग रख दो, द गिवन इक्वेशन शुड गिव नो सॉल्यूशन. पहला हमारे पास है ax minus 5y equal to 2, 6x plus 2y equal to 7. ठीक है, तो फॉर नो सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है? a1 by a2 is equal to b1 by b2 but should not be equal to c1 by c2. अच्छा बताओ, अगर ये c1 c2 के इक्वल हो गया तो क्या होता है? इनफाइनाइट. तो मुझे तो नो सॉल्यूशन रखना है ना, तो ये बहुत जरूरी है नॉट इक्वल टू होना, कि कोई ऐसा नंबर ना आ जाए कि इनकी रेशो इसके सेम हो जाए. क्योंकि अगर इन दोनों को सेम किया तो अगर वो इससे भी सेम हो गया, ठीक है, तो बहुत जरूरी होता है कि हमें वो नंबर देखना कि जिससे इनफाइनाइटली ना बन जाए लेकिन नो सॉल्यूशन बने. ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी? व्हाट इज a1? k by 6 हो गया a1 a2, और b1 b2 क्या हो गया? -5/2, और नॉट इक्वल टू c by. अब देखो c1 c2 में वेरिएबल नहीं है कोई भी, तो रेशियो फिक्स है ना 2/7, है ना. आप देख रहे हो कि -5/2 और 2/7 इक्वल नहीं होते ना. इसका मतलब यहाँ पर k की कोई भी वैल्यू रख दो, यहाँ पर ये k की मैं कोई भी वैल्यू रख दूं, वो c1 c2 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि मैं तो उसको -5/2 बना रही हूँ. समझ में आ गया? -5/2 बनाने के लिए इन दोनों को हम लिख लेंगे k किसके इक्वल हो गया? -15. और ये -15 यहाँ पे रखने के बाद ये कभी भी 2/7 तो बन नहीं सकता. ठीक है, तो मेरा सिर्फ यही कंडीशन है, k शुड बी इक्वल टू -15 फॉर दीज टू इक्वेशंस टू गिव अ नो सॉल्यूशन. और इनका ग्राफ क्या बनेगा? नो सॉल्यूशन में ग्राफ क्या होता है? पैरेलल लाइंस. क्योंकि उनका अगर नो सॉल्यूशन है तो उनमें क्या नहीं है? इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं. दैट्स व्हाई द लाइंस आर पैरेलल. क्लियर हो गया? और इस वाले सिस्टम को हम क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? इनकंसिस्टेंट. अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, आप उसे सॉल्व करोगे. बी पार्ट लिखो.
2x plus ky equal to 11, 5x minus 7y equal to 5, और सी पार्ट भी लिख रही हूँ उसके बाद 3x minus 4y plus 7 equal to 0, kx plus 3y equal to 5. नो सॉल्यूशन है। वैल्यू जो मिसिंग है ना, वेरिएबल जो आपको दिया हुआ है कांस्टेंट, उसके लिए k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। पिछली बार मैं एक असाइनमेंट बनाई थी, वो तो मैं आपको दे ही दूंगी, प्लस एक ही ना क्लास वाली असाइनमेंट भी थोड़ी अच्छी करके दे दूंगी। चलो अब यहाँ पर आते हैं सेकंड पार्ट में। हमारे पास ये एक ग्राफ है, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर नो सॉल्यूशन कंडीशन हमारी क्या है, a1 by a2 should be equal to b1 by b2 but should not be equal to c1 by c2. so what is a1 by a2 और c1 b1 b2 क्या है, a minus should be equal, not equal to, है ना। अब ये 2/5 रेशियो फिक्स है ना a1 a2 की, तो यहाँ पे 11/5 पे तो वैसे भी इक्वल नहीं हो सकता, तो इन दोनों को हम ध्यान रखते हैं, क्या आ जाएगा ये, k should be equal to -14। अगर आप इस k को -14/5 रख दोगे तो ये जो हमारी दो इक्वेशंस है ये पैरेलल लाइंस बन जाएगी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया बेटा सबको, ऑनलाइन बच्चे समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मैं फिर से वही चीज लिखेंगे, फॉर नो सॉल्यूशन, ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, पहला क्या रेशियो बनेगा, 3/k, बोलो आगे, इज इक्वल टू -4/3 इज नॉट इक्वल टू, अब जैसे यहाँ पे +5 था ना, या तो इस +7 था, इस +7 को यहाँ लेके जाओ, या फिर इस -5 को इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आओ, ठीक है। वैसे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट आई टोल्ड यू दैट इक्वेशंस नीड टू बी कंसिस्टेंट, द टू इक्वेशंस उनको सेम चीजें होनी चाहिए, पहले x फिर y फिर कांस्टेंट टर्म, तो उस ऑर्डर में लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पर सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर है, आई राइट -7, वो +5 भी लिखना आपको कोई फर्क नहीं देने वाला, लेकिन मैं अपने क्वेश्चन को थोड़ा ठीक बनाने के लिए यहाँ पर -5, समझ में आ गया ये, ठीक है, क्योंकि कहीं पर मैटर करता है। तो अब यहाँ पर k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -9/4, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन k शुड बी इक्वल टू -9/4। अब नेक्स्ट लिखो, डी पार्ट है इसका, उसके बाद हम ना उस पे आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। कंडीशन हमारी यही है पहले, फॉर नो सॉल्यूशन तो हमारे पास आएगा, फॉर नो सॉल्यूशन विल राइट a1 by a2
शुड बी इक्वल टू b1/2, मतलब वही सेम चीज दोबारा से लिखेंगे, a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c। तो अब मुझे बताओ a1/a2 क्या है, c/12, b1/b2 क्या है, और c1/c2 क्या है, 3/6। शुड बी इक्वल, शुड नॉट बी। तो मैं इस पे पहले कॉन्सेंट्रेट करूंगी जहां वेरिएबल हमें निकालना है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, c² इज इक्वल टू 36। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, +/6। जब भी स्क्वायर रूट लेना है तो प्लस माइनस लगाना है, ठीक है। c² इज इक्वल टू +/6। अब क्या होता है पता क्यों कंफ्यूजन होती है, तो कभी कभी आपको दिया जाता है c इज इक्वल टू √36, तब आप कहते हैं मैम प्लस माइनस तब क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसने स्पेसिफिकली दिया है कि पॉजिटिव वाली स्क्वायर रूट ले रहे हैं, उसने यहाँ पर ऐसे साइन लगा कर नहीं दिया। अब वो कह रहा है कि c² इज 36, तो c की जगह क्या लिखोगे। तो अगर मुझे बच्चा बोलेगा 6 तो मैं उसको सही बोलूंगी, और मुझे किसी ने कहा नहीं मैम -6 भी तो हो सकता है, तो मैं उसको क्या बोलूं, सही है उसका आंसर भी, क्योंकि मैं -6 को भी स्क्वायर करूंगी तो 36 ही आएगा। लेकिन जब मैंने कहा है c इज इक्वल टू √36, इस स्क्वायर रूट के बाहर साइन कौन सा है, प्लस। समझ में आएगा, तो मैंने स्पेसिफिकली कहा है कि नहीं अब तुमने पॉजिटिव वाली स्क्वायर रूट ही निकालनी, तो c इज +/6। बस इस पर ध्यान क्या रखना है कि व्हेन यू गेट दिस वैल्यू ना, +6 मिला ना, तो आप c की जगह +6 डालकर देखो, 6/12 और क्या हो जाएगा 3/6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/6, तीनों रेशियो क्या हो गई 1/2 1/2। तो क्या ये यूनिक, ये पैरेलल लाइंस बनेगी, क्या बन जाएंगी, इनफाइनाइट। तो ये मतलब c की जो +6 वाली वैल्यू है वो क्या नहीं हो सकती, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या रखूंगी, -6 रखेंगे तो ये रेशियो जो है डिफरेंट हो जाएगी इन दोनों, ये और ये तो इक्वल हो सकती है ना, नहीं सेकंड और थर्ड, ये -1/-2 है, ये 1/2, -6 अगर रखेंगे, पर 6 में मुझे वो नो सॉल्यूशन नहीं दे रहा, आई एम ओनली लुकिंग फॉर नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये कैसा होता है कि मान लो हमने ग्राफ बनाना है, मे बी हमने ट्रेन लाइंस बनानी है, मुझे ये दो पैरेलल ट्रेन लाइंस रखनी है कि एक ट्रेन को ये स्केड्यूल देना है, दूसरे वाले को दूसरी रूट देनी है। तो अब मैं आपको कह दूं कि नहीं आपने यहाँ पे 6 रख दिया, तो दोनों को एक ही ट्रैक लाइन मिल गई, बस स्टार्टिंग पॉइंट होगा कि एक यहाँ से आ रही है एक दूसरी वहां से आ रही है, पर एंड में आकर आएंगे वहीं से। समझ में आ गई बात, ये इसका मतलब क्या है, आई एम लुकिंग फॉर नो सॉल्यूशन, दैट मींस आई एम लुकिंग फॉर पैरेलल लाइंस। अगर थोड़ा सा इसको और ग्राफ पे समझो, कुछ ऐसा अगर हम करें, देखो तो शेयर करती हूँ स्क्रीन, मुझे इक्वेशंस बताना क्या थी, तो है देखो आपने लिखा था 6x + 3y इक्वल टू, ये लाइन बन गई ना हमारी बड़ी अच्छी सी। अब दूसरी इक्वेशन मैं बना रही हूँ जिसमें हमने लिखा था 12x + 6y इज इक्वल टू 6। हमारा क्वेश्चन तो कहता है, हमने ना नंबर्स को सेम किया है, हमारे क्वेश्चन जैसे घड़ी बंद भी होती है, घड़ी भी है, अगर उसने 6 o'clock, डिजिटल वॉच नहीं कह रही मैं, नॉट अ 24 आवर वाला सिस्टम, आपकी सिंपल एनालॉग क्लॉक है, अगर वो 6 बना रही है तो आपको क्या पता सुबह के है कि शाम के हैं। Sometimes it happens you sleep in the at some point of time, और उठते हो तो कहते हैं ना सुबह के बने कि इतनी देर भूले, 4 सुबह के बजे कि शाम के बने, होता है ना ऐसा काफी बार। तो वही चीज है, एक घड़ी को देखकर आप नहीं बता सकते, आप क्या करते हो पर्दा खोल के देखते हो बाहर दिन है या रात, होता है ना ये, है ना, सुबह के 9 बज गए कि रात के 9 बज गए, होता है ना ये। वही चीज है, घड़ी आपको नहीं बता रही, आपने कंडीशन, उसने सिर्फ आपको 9 बजे का टाइम दिखाया, वो आपने डिसाइड किया सुबह के हैं या शाम के हैं। ऐसे ही इक्वेशन आपको नहीं बता रही है, उसने सिर्फ नंबर्स को सेम किया, उस नंबर्स को सेम के हिसाब से आपने डिसाइड किया कि ये पैरेलल लाइंस बनेंगी या कोइंसिडेंट लाइंस या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो हल्का सा चेंज किया, -6 कर रही हूँ, और यहाँ पर भी तो माइनस करूंगी फिर, है ना, बन समझ में आ गया। तो के सी शुड बी इक्वल टू माइनस, सिर्फ मैंने एक माइनस लगाया है, 6 पे नहीं आएगा, -6 पे आएगा, तो इसका आंसर जो मेरे पास होगा, बच्चों समझ में आ गया, ऑनलाइन बच्चे जो मैं समझा रही हूँ बात को वो समझ में आ गई, दैट सी शुड बी इक्वल टू -6।
दो माई इक्वेशन से प्लस माइनस 6, बट मैंने उसे अपनी कंडीशन के साथ रिलेट किया तो मेरे पास C-6 बनकर ही आया और वही आंसर। +6 को हम रिजेक्ट कर देंगे। हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। वो कोऑर्डिनेट का 11th में करना प्रॉपर फॉर्मूला होता है। 11th में करना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इक्वेशंस बहुत वास्ट है, इंटरेस्टिंग भी है, वास्ट भी है। एंड आई व्हाट आई लाइक अबाउट दिस हाउ ईच थिंग रीइंफोर्सेस इटसेल्फ। मतलब एक चीज अगर आप एक फॉर्मूला से कर रहे हो, उसी चीज को दूसरे फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, उसी सेम चीज को तीसरे से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस बिल्कुल निकल जाता है। मुझे फॉर्मूला मत पूछना, मैं अभी फिलहाल नहीं, मुझे रिकॉल करना पड़ेगा, थोड़ा याद करना पड़ेगा, फिर मैं बता दूंगी तुम्हें। अच्छी बात पूछी है मुझसे, मैं कल बताऊंगी कैसे। प्रॉपर फॉर्मूला डेरिवेशन भी आती थी मुझे उसकी, अब इतनी एकदम से याद नहीं है। ठीक है, तो मैं जरूर तुम्हें कल बताऊंगी, अपडेट कर। एंड ऑल्सो यू कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन वन पॉइंट एंड लाइन ऑल्सो। एक पॉइंट, वो मुझे फॉर्मूला याद है थोड़ा बहुत, कि ये पॉइंट है और ये लाइन है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो ये कितना होगा, कितना होगा कोऑर्डिनेट में बताऊंगी। मुझे याद है फॉर्मूला, बट आई स्टिल नीड टू रिमेम्बर। हाँ, नहीं 11th हायर मैथ्स में। ठीक है, जरूर 11th करना। और अप्लाइड, अब तो अप्लाइड मैथ्स होगी विच इज मोर ऑफ कॉमर्स बेस्ड। मैंने बेसिक मैथ्स, प्योर मैथ्स की थी। प्योर मैथ्स में ये सब सिखाते हैं जो नॉन मेडिकल में सिखाते हैं। पहले हमारे पास नॉन मेडिकल, मेडिकल और कॉमर्स, आर्ट्स, सभी बच्चों के लिए मैथ्स सेम होती थी। सिर्फ एक पोर्शन था बी और सी पार्ट। सो बी यूज्ड टू बी फॉर नॉन मेडिकल, वेक्टर्स वगैरह सब थे जो आप उसमें यूज करोगे, जिसमें फिजिक्स ज्यादा थोड़ी साथ होती थी। और प्लस हम लोग पढ़ते थे थोड़ी कॉमर्स रिलेटेड मैथ्स, बस वो पोर्शन था, बाकी इंटायर बुक यूज्ड टू बी सेम। तो ये चैप्टर जो था वो सबके लिए सेम था। तो अगर आप अप्लाइड मैथ्स लेते हो ना 11th में, तो हो सकता है ये सब चीजें ना पढ़ो इतना वास्ट में प्योर मैथ्स। पर प्योर मैथ्स लेके मजा आता है। हाँ, वो समझ नहीं आता वो क्यों पढ़ रहे हो, पता है वो सच में आप पूछोगे। मैं भी आज सोचती हूँ ना कि अगर मैं स्टार्ट करूँ तो आई कैन नॉट फाइंड द रेलिवेंस ऑफ दैट टॉपिक इन योर डेली लाइफ। जैसे आज तो मैं समझा देती हूँ ना कि ये दो पैरेलल लाइन के 6 क्यों रखा, -6 क्यों नहीं रखा, ये क्यों हम कहेंगे कि 6 और -6 इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 6 रखने पर वो रेलवे ट्रैक एक ही हो गया, दो ट्रेन एक ही ट्रैक पर चल रही है सेम टाइम पर। लेकिन -6 रखने पर वो डिफरेंट ट्रैक बन गए, तो अब दो ट्रेन आराम से चल सकती हैं वो पैरेलल पर सेम टाइम पर, दो दे विल नेवर कोलाइड, दे विल नॉट बी इन एनी एक्सीडेंट। समझ में आ गया, राइट? तो मैं आपको रेलिवेंस बता सकती हूँ कि पैरेलल लाइंस को हम कहाँ यूज करते होंगे। मेजर इनका यूज रेलवे ट्रैक्स में हो रहा होगा, पक्की बात है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन जो है, नो सॉल्यूशन मैंने करवा दिया, अब है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है इसमें, 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, 6x प्लस ky माइनस 15 इक्वल टू, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में कंडीशन क्या होती है? फॉर infinitely many solutions, so we take a1 by a2 should be equal to b1 by b2 should be equal to c1 by c। तो a1 by a2 क्या बनती है बच्चों? 2/6। और b1 b2 क्या बचती है? 3/k। और c1 c2 क्या बचता है? -5 by -15। अब यहाँ पे बहुत जरूरी है c1 c2 के साथ भी सेम करना। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखती हूँ तो k की वैल्यू क्या बन जाती है? 9। और यहां से भी k की वैल्यू क्या बन रही है? 9। तो k की वैल्यू क्या आ गई? अब ऐसे दूसरा लिखो, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल में आ जाएगा ये। 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। मतलब अगर ये 1 स्टार था तो मैं इसको 2 स्टार्स दूंगी। के ना तीनों में ही आ गया। पहली इक्वेशन में तो कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, मिसिंग कोएफिशिएंट नहीं है, लेकिन सेकंड में ना तीनों ही कोएफिशिएंट्स मिसिंग है।
ठीक है, तो कंडीशन तो मैं यही लिखूंगी दोबारा से, इसी चीज को आई विल सिलेक्ट एंड राइट इट अगेन। इसी को हम दोबारा से पेस्ट कर देंगे फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। समझ में आ गया? अब आते हैं, व्हाट इज a1/a2? 2/k+2 शुड बी इक्वल टू b1 b2 क्या है, -3/-2k+1, या तो ब्रैकेट में लिखा। डिफिकल्टी लेवल 2 मैंने क्यों दिया इसको, क्योंकि यहाँ पर यू विल नॉट राइट -2k+1, माइनस लिखोगे तो ब्रैकेट में आएगा 2k+1, राइट। और अगर हम ब्रैकेट्स खोल रहे हैं और ऐसे लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, गलत, है ना। तो उसके लिए हमें सही करने के लिए क्या करना है, साइन चेंज। बात समझ में आ गया? हमारी कांस्टेंट टर्म दोनों एक जैसी है, तो अगर उसको मैं यहाँ भी ले आऊंगी और इसको यहाँ ले आऊंगी तो भी एक ही बात है ना। इसको यहाँ लेकर आ गए, इसको यहाँ लेकर आ गए, दोनों में सेम साइन होगा, तो आई कैन यूज इट लाइक दिस ऑल्सो। अब ये 3 इंटू 2k-1 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, अब 6k-1 जिसने लिखा वो क्या होगा, गलत। दैट इज व्हाट आई नीड यू टू फोकस, है ना। मैं तभी कहती हूँ दो चीजें होती है, एक तो कॉन्सेप्ट समझना, फिर उसके बाद कैलकुलेशन। मुश्किल कहाँ आती है कि जब हम कॉन्सेप्ट समझते हैं और कैलकुलेशन में मैंने 6k-1 लिख दिया और फिर मैं सोचती हूँ गलती कहाँ की है, राइट। तो दो चीजों में जब हमें काम करना पड़े तो कॉन्सेप्ट समझे और कैलकुलेशंस में ये चीज भी समझे कि ये 3 जो है ना यहाँ पे जाके भी मल्टीप्लाई होगा, तब होता है टोटल क्योस दिमाग में कि बिल्कुल नहीं पढ़ना, मैथ्स बहुत मुश्किल है, राइट। तो जो ये मल्टीप्लिकेशन है ये आपको पहले लेवल पे आपकी जूनियर क्लासेस में सिखाते हैं, सो दैट 10th में आकर ना हम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे ध्यान। तो अभी मैं आपको यही कह रही हूँ, कॉन्सेप्ट तो आप कर रहे हो, साथ साथ इस चीज पे भी ध्यान दे दोगे, कैलकुलेशंस पर, क्योंकि अभी सिर्फ मैथ्स में ये फर्स्ट चैप्टर है। अगर ये थोड़ी चीजें यहाँ पर देख लोगे तो आगे मुश्किल नहीं आएगी, आगे कॉन्सेप्ट को समझने में। अब यहाँ पर देन सेकंड रीजन व्हाई आई गिव दिस 2 स्टार, यहाँ पे मैं तो दे रही हूँ इसको डिफिकल्टी, क्योंकि मुझे अब यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4k-2 -4k-2 -3k-6। समझ में आ गया? k को इकट्ठा कर लेंगे, -k -4, k की वैल्यू क्या आ गई 4। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आपके अगर स्कूल में ना, कई स्कूल में ये भी करते हैं, इसको फर्स्ट लिख देते हैं, इसको सेकंड और इसको थर्ड, फिर कहते हैं फर्स्ट इक्वल टू सेकंड, फिर सेकंड इक्वल टू थर्ड, फिर ना टीचर्स ये भी कह देते हैं थर्ड इक्वल टू 1। दो ये रेशो इक्वल कर दिया, फिर तीसरे में क्यों घुमाना है, उसमें वैल्यू से करके चेक कर लो, ठीक है। सेकंड इक्वल टू थर्ड किया, 18k-9, और वो इसलिए है कि इतना घुमाने के बाद भी आंसर आना वही है, फर्स्ट और सेकंड थर्ड को, तो इतना माइंड में हम क्लटर क्यों करें, क्योंकि बाद में ना एंड में आकर बन यही जाएगी कि ये दो इक्वल कर दो, आंसर आ जाता है, ठीक है। तो यहां से ये आ जाएगा 32k, है ना, इक्वल टू 2, k की वैल्यू क्या आ गई, ओ मैंने कुछ गलती, यहाँ पर ये +9 है ना, 18, यहाँ भी माइनस हुआ ना, हाँ मैंने माइनस साइन इग्नोर कर दिया, -18, तो यहाँ पर भी 4 ही आ, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 इक्वल टू 4k, k की वैल्यू क्या आ गई, आपने इन दोनों को सेम किया तो 4 चाहिए था, इनको भी सेम करोगे तो 4 चाहिएगा, तो ऑफ कोर्स जब इसको भी 4 बना दिया, इसने भी सेम रेशो दी 4 ने, यहाँ पर भी 4 ने सेम रेशो दी, तो अगर ये दोनों रेशो इक्वल होगी तो ये और ये तो वैसे ही इक्वल हो जाएंगे,
सो व्हाई टू गेट इनटू दैट एक्स्ट्रा एफर्ट ऑफ 1 and 3, 1 2 2 3 भी कर लो, और अगर स्कूल टीचर कहती है तो प्लीज करा। वो इनिशियल में टेस्ट में पेपर में आपको, या आपके इनिशियल टेस्ट में वो आपको ये मार्क्स जरूर कहेगी कि ऐसे करो, ठीक है। तो आंसर मेरा होगा k इक्वल टू, समझ में आ गया? नेक्स्ट करवाऊं? आप लिख लिया सबने ये? अब सी पार्ट लिखो। 2x plus 3y equal to k minus 1 into x plus k plus 2 into y equal to 3k. तो मुझे चाहिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और आंसर में हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस a1 by a2 should be equal to b1 by b2 should be equal to c1 by c2। तो a1 by a2 क्या बन जाता है? 2 upon k minus 1। b1 b2 क्या हो जाता है? 3 upon k plus 2। c1 c2 क्या हो जाता है? लास्ट ईयर ना बच्चों को ये समझाने में ही मेरे मतलब दिमाग बहुत खर्च हुआ था। रेशियो बनानी उन्हें बहुत मुश्किल लग रही थी। इट वाज समथिंग लाइक दे हैड एक उनके पर्दा सा लगा हुआ था दिमाग में, वो उठ नहीं रहा था कि वो कर्टन अप नहीं हो रहा था। दे नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि क्या हो रहा था, कोविड के बाद फुल फ्लेजेडली लग रहा था कोई वेव नहीं आएगी। उससे पहले भी था, बट वो ऑफलाइन ऑनलाइन होता रहा था सेशन पहले वाला भी, मुझे लगा शायद, है ना। तो उस टाइप में क्या था, उनको ये लग रहा था कि फिर से वो वेव आएगी, फिर से ऐसा कुछ होगा, क्लासेस ऑनलाइन होंगी ऑफलाइन होंगी, वो उसमें घुसते जा रहे थे बहुत ज्यादा। आपको रेशो बनानी आ गई ना? लास्ट ईयर सच में कह रही हूँ, इनिशियल मुझे हफ्ता लग गया था ये रेशो बनवाने में, कि रेशो बनाते हैं पहले ऐसे। क्लियर हो गया ना? अब क्या करेंगे, इसको अब सॉल्विंग पे जाएंगे। अब देखो आपने वो लीनियर इक्वेशंस की मल्टीप्लिकेशन भी की हुई है, वन वेरिएबल वाली, बस इसको सिर्फ ध्यान से मल्टीप्लाई करना है। 2k plus 2 3k minus, ठीक है। पहले इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, पहले जो एक इक्वेशन लिख ली, बाद में यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। 2k plus 4 गुन्नूर हो गया ये क्वेश्चन। गुड। तो यहाँ से आ जाएगा k इक्वल टू, मैं अब इनको भी कर दूंगी। 9k इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 2k, एंड दिस इज व्हाई आई मिस माय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। दिस इज द रीजन व्हाई आई मिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कट करते नहीं है, ठीक है। अभी तो मैं आपको सिखा दूंगी ऐसा, पर लॉन्ग टर्म पे आई विल नेवर एंडोर्स, क्योंकि हमारा क्या है पेपर, ये थ्योरेटिकल है, ठीक है। अगर ओरल होता है ना, जहाँ पे एमसीक्यूज होते हैं, जहाँ पे आपके कॉम्पिटिशन होंगे जैसे जेई वगैरह, तो वहां पर हम ये तुक्के लगाते हैं कि हाँ ऐसे कर लो आंसर आ जाए। समझ में आ गया? लेकिन जब हमारा थ्योरेटिकल होता है ना, जब लिखना होता है, तब ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि के जो वेरिएबल है ना, उसे कट नहीं करना। अभी आपने किया 9k plus 2, k की वैल्यू 7 है। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, आपने इसको क्या करना है ना, थोड़ा सा मैं समझाऊंगी। k स्क्वायर प्लस 2k माइनस, बस तो ये k और यहाँ पे कट गया, यहीं पे कट कर लो, इसे कर भी लेते नहीं बात है। चलो, ये मैंने ऐसे कर दिया, इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म कर सकते हो ना? -9 के दो फैक्टर्स बनती है ना। चलो, k इक्वल टू 7 ही रखो, कट करके ही देखते हैं, क्योंकि इसको फर्दर सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आ गया 3k plus 2 is equal to 1 by 3, k plus 2 is 9, k की वैल्यू भी क्या आ गई, 7। दोनों से सेम वैल्यू आ रही है, तो k should be equal to, क्लियर हो गया इतना? ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो। ये हमें करना है फॉर नो सॉल्यूशन। ये एनसीईआरटी में से है।
कल ना आराम से बैठकर वर्कशीट बनाकर दूंगी आपको, जिसमें ना एनसीईआरटी सारी की सारी आपको बताइए आएगा, ठीक है, प्लस जो मैंने एक्स्ट्रास करवाने हैं ना प्रॉपर उनकी वर्कशीट बनानी है। ये वाला 2 नंबर का अच्छा, अब या एमसीक्यू में हाँ, तो लिखना क्या है वहां पे, इतना तो लगाना ही पड़ेगा ना, इतना तो होगा ही बेटा। इसके अलावा आपको कि बिल्कुल ही कुछ ना आए तो वो तो वैसा ही नहीं होता। तुम ये 2 हफ्ते बाद, तुम महीने बाद देखना, तुम्हें क्वेश्चन बहुत इजी मिलेगा। हाँ, अभी इनिशियल बेटा मुश्किल लगा तो फिर इजी लगा, तो मैथ से क्या है ना, नई चीज सीखना, उसके साथ फिर आपको एडजस्ट होना, एक नए एनवायरनमेंट में आके एडजस्ट होना, फिर ऐसे थोड़ी होगा एकदम से ठीक लगेगा सब कुछ। अभी जो 3 मार्क्स वाले हैं वो अलग से करवाऊंगी, जिसमें 2 वेरिएबल्स आ जाते हैं, ए और बी आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा, है ना। हाँ, तो वो भी होते हैं क्वेश्चन, उन्हीं को मैं 5 स्टार या 4 स्टार डिफिकल्टी लेवल दूंगी। अभी तो मैं सिर्फ सिंगल वेरिएबल के साथ, नो सॉल्यूशन 3/2k - 1 इक्वल टू 1/k - 1 बट नॉट इक्वल टू 1/2k + 1। मल्टीप्लाई किया 3k - 3 नॉट इक्वल टू 2k - 1, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आ गई, अच्छा k की वैल्यू 2 होने पर यहाँ रेशियो क्या बनती है, 1/2, सॉरी 1 बनी, और यहाँ पर क्या बनी रेशियो, 1/1, ठीक है 1 बनती। लेकिन अगर मैं k की वैल्यू 2 रखती हूँ तो क्या बनता है, 1/5, तो 2 होने पर इसके साथ नॉट इक्वल हो गया ना, तो मैं इसको अलग से सॉल्व नहीं करूंगी, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, k इक्वल। I don't need to cross multiply and say 2k + 1 should not be equal to k - 1, then यहाँ से I say k should not be equal to -2, क्योंकि वो इन दो रेशियोज को सेम करेगा -2, पर अगर मैं -2 रखती हूँ तो मेरा ये नो सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों की रेशियो अलग हो जाएगी, ठीक है। इन दो नंबर्स को सेम करने के लिए k की वैल्यू 2 होना ही जरूरी है, और वही आंसर है। बस इस 2 पर आपको चेक करना है कि ये थर्ड रेशियो तो सेम नहीं हो रही, 2 को तीनों में चेक कर लो, 3/3 1 हो गया, 1/2 1/1 1 हो गया, लेकिन ये बन गया 1/5, मतलब बिल्कुल नहीं हो जाता है, वो फिर उसका मतलब एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ये कुछ भी कर लो। अब मैं वही कह रही हूँ, रेलवे ट्रैक से तुम्हें ये 2 दे दिया कि ये ट्रैक ऐसे जा रहा है, एक ट्रैक ऐसे जा रहा है, तो तुम क्या वैल्यू दो, तुमको 2 पुट कर दो, नो सॉल्यूशन आ जाएगा, पर आपको चेक क्या करना है कि उसकी कांस्टेंट टर्म भी उससे सेम होगी, है इक्वेशन में, तो कुछ भी कर ले इसका नो सॉल्यूशन बन नहीं सकता, मतलब ये पैरेलल लाइंस बन नहीं सकती, ठीक है। चलो अब वो करवाती हूँ क्वेश्चन, अब आया ना वो एमसीक्यू का क्वेश्चन है ये। छुट्टी बस एक क्वेश्चन है, बस एक, मुझे भी जल्दी जाना है आज, वो तो आप बात शुरू हो गई ना, देखो अब कहा है ये क्वेश्चन ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है और 1 मार्क का है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस चाहिए इक्वेशन के, ठीक है। और ये दिया हुआ है cx - y = 2, 6x - 2y = 3, इनफाइनाइटली मेनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, c/6 -1/- 2 2/3, अब सी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, है ना, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर हम क्या निकाल देंगे, c शुड बी इक्वल टू 3, और ऑप्शन में दिया भी हुआ है 3 - 3 - 12, और डी लिखा हुआ है नो वैल्यू, नो वैल्यू क्यों, क्योंकि चाहिए इनफाइनाइटली, c1 c2 की रेशियो क्या फिक्स हो गई है 2/3, कि कुछ भी पुट कर लो c की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर भी ये 1/2 है, तो कुछ भी पुट कर लो c की वैल्यू, वो ना 1/2 के और 2/3 के साइमल्टेनियसली इक्वल नहीं हो सकती, कि वो एक रेशियो 1/2 के भी इक्वल हो और 2/3 के भी इक्वल हो, समझ में आ गया। तो इसका आंसर है नो वैल्यू, कि कुछ भी कर लो ये इक्वेशन आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस नहीं दे सकती, ये कभी भी सेम लाइन नहीं बन सकती, ये हमेशा अगर बनेगी या तो यूनिक बनेगा या फिर नो सॉल्यूशन बनेगा।
या पैरेलल लाइंस आएंगे या इंटरसेक्टिंग लाइंस। बात क्लियर होगी? ठीक है ना? तो मैंने चाहे यहाँ से c की वैल्यू निकाल ली, पर मुझे ध्यान रखना था कि इस c की वैल्यू के साथ मेरा नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस नहीं आता, कभी आ भी नहीं सकता। राइट, चलो जाओ।